Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12 lecture series. Today we'll be covering the exercise problems of chapter 8 binomial distribution. So let us start with the first sum. A dice is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find the probability of 5 successes, at least 5 successes, at most 5 successes. सबसे पहला ये प्रोसेस समझ लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने का. यहाँ पे वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर दी नंबर ऑफ ट्रायल्स, या कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे लोग ने बोला कि ये 6 बार परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पे n हो जाएगा 6. देन विल फाइंड आउट p विच इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब यहाँ पे वी आर फाइंडिंग कितना बार सक्सेस मिलेगा, और यहाँ पे लोग ने बोला कि ऑड नंबर आएगा तो उसे हम सक्सेस मानेंगे. अब हमें पता है कि डाइस रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर में से कोई एक आने वाला है, और ऑड मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे? फेवरेबल केसेस कितने यहाँ पे 3, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने 6. तो मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आ गया हाफ. अब हम डिफाइन करेंगे स्मॉल q विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. अब इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 1 माइनस पी, यानी ये 1 माइनस हाफ, वापस से ये हमें हाफ मिल गया. सो रिमेंबर दिस, n इज द नंबर ऑफ टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे वी विल डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x which will denote number of times we get odd numbers. So पहला वाला जो पार्ट है उसमें उन लोगों ने पूछा है कि what is the probability कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है इसका वैल्यू होएगा 5. तो इसके लिए हमें सॉल्व करना है. मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. तो रैंडम वेरिएबल x टेकिंग द वैल्यू स्मॉल x का फॉर्मूला है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. ncx ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. इट इज n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल. ये सब हमने क्लास 11 के प्रोबेबिलिटी वाले सीरीज में किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है ये बेसिक प्रोबेबिलिटी तो प्लीज एक बार वो वाले वीडियोस भी चेक कर लो. सो लेट अस कंटिन्यू. सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम फॉर स्मॉल x का वैल्यू इक्वल टू 5 अप्लाई कर देते. ncx की जगह पे विल बी राइटिंग 6c5 क्योंकि स्मॉल n का वैल्यू 6 है. देन p रेज टू 5 एंड q रेज टू n माइनस x, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1. नाउ 6c5 अगर आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आने वाला है 6, और ये हो गया 1/2 रेज टू 5, और ये हो गया 1/2 रेज टू 1. Now ये 2 3s हो जाएगा 6. So finally we got 3 upon 2 raised to 5 as the answer. Now let us check out the next sum. Second part में उन लोग ने बोला you have to find the probability कि कम से कम 5 सक्सेस मिले. यानी ये जो रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू है वो या तो 5 हो या तो उससे ज्यादा हो. अब x की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या तो उससे ज्यादा विच इज 6. उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट ही 6 बार किया हुआ, तो आपको सक्सेस मैक्सिमम टाइम्स कितना मिल सकता है 6 बार, उससे ज्यादा बार तो मिलेगा नहीं, राइट. तो वापस से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं. सो दिस विल बी 6c5 1/2 रेज टू 5 एंड 1/2 रेज टू 6 माइनस 5. लाइकवाइज यहाँ पे आएगा 6c6 1/2 रेज टू 6 एंड 1/2 रेज टू 0. तो ये 6c5 हो गया 6, यहाँ पे ये 1/2 रेज टू 5 है और ये 1/2 बचेगा, तो इनको क्लब करके हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रेज टू 6 प्लस 6c6 आपको आ जाएगा 1, 1/2 रेज टू 6 है एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/2 रेज टू 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 6 प्लस 1 विच इज 7. सो फाइनल आंसर इज 7/2 रेज टू 6. आई होप अब आप लोग को थोड़ा सा फ्लो समझ में आ रहा है. लेट अस चेक आउट दी थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में उन लोग ने बोला है कि एट मोस्ट 5 सक्सेस होना चाहिए, यानी ये जो x की वैल्यू है ये सबसे ज्यादा कितना हो सकती है 5.
या तो उससे कम ही होगी। सो ये रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू मैक्सिमम होगा 5 या उससे कम होगा। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। इसमें हो सकता है x की वैल्यू 0 भी हो जाए, या x की वैल्यू 1 हो जाए, या 2 हो जाए, या 3 हो जाए, से लेके x इक्वल टू 5 हो जाए। अब इतने सारे प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड करने जाओगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। इसके जगह पे व्हाट यू कैन राइट इज, यू कैन राइट दिस एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। या तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 होगा या तो ग्रेटर देन 5 होगा, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले केस में p और q कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, तो हम लोग q लिख सकते हैं 1 माइनस p, वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ। नाउ x ग्रेटर देन 5 मतलब एक ही वैल्यू बचा x इक्वल टू 6, और कोई तो x का वैल्यू हो नहीं सकता यहाँ पे। ये x इक्वल टू 6 के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो हमें ये टर्म आया था 1/2 रेज टू 6, वही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली। नाउ ये 1/2 रेज टू 6 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 64, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 माइनस 1 इज 63/64। Hope you all understood this. Let us start with the next sum. A pair of dice is rolled 4 times. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, 4 बार। If getting a doublet is considered a success. अब 2 डाइस जब हम रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 36। और डबलेट मतलब क्या कि दोनों पे जो वैल्यूज आएगी वो सेम रहेगी, यानी इट कैन बी 1,1 और 2,2 आ जाए, या 3,3 आ जाए, या 4,4 आ जाए, या 5,5 आ जाए, या 6,6 आ जाए। सो न्यूमरेटर में क्या आएगा, फेवरेबल केसेस कितने, तो फेवरेबल केसेस है 6, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6 सक्सेस का। फेलियर का प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 1/6 आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/6। ना इन लोग को क्या चाहिए, इन लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस का। सो यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है दैट विल बी टेकिंग वैल्यू इक्वल टू 2। वंस अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, मैं एक बार वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड वी विल पुट द वैल्यूज इन दिस। n का वैल्यू है 4, x का वैल्यू है 2, p का वैल्यू है 1/6 रेज टू x इज 2, q का वैल्यू इज 5/6 रेज टू 4 minus 2 is 2 यहाँ पे। Now when you solve this 4c2 with that formula जो हमने डिस्कस किया हुआ है, ncx is n factorial upon x factorial n minus x factorial, then you will get this answer as 6, और ये हमें यहाँ पे मिला 1/6 का स्क्वायर, और ये हमें यहाँ पे मिला 5 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर। Now what we can do is एक 6 यहाँ से कैंसिल कर सकते, तो बचा क्या, 5 स्क्वायर अपॉन 6 का क्यूब, या यू कैन राइट 25 अपॉन 6 का क्यूब इज 216। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, यानी यहाँ पे n आ जाएगा 10, विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, तो हमें डिफेक्टिव कितना है वही फाइंड करना है, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा, विच इज 5%, मतलब 5/100, या आप इसको 0.05 ले सकते हैं। एंड Q आ जाएगा 1 माइनस p, विच इज 1 माइनस 0.05, दिस इज 0.95, या आप इसको 95 upon 100, or you can write it as 19/20 also. Now they want us to find the probability कि जो random variable x रहेगा which will tell you the number of defective items. So यहाँ पे they are asking what is the probability that x का value is not more than 1. So x का value should be less than or equal to 1. यानी दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना निकले या एक डिफेक्टिव निकले, उससे ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है कि बहुत ज्यादा हो तो एक डिफेक्टिव हो, या 0 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस पुट वैल्यूज ओवर हियर। सो ये आ जाएगा 10c0, p रेज टू 0 एंड q रेज टू 10 माइनस 0 आ जाएगा 10, प्लस सेकेंड वाले पार्ट में दिस इज 10c1, p रेज टू 1
and q raised to 10 minus 1 will be 9. Now ये 10c0 आपको मिल जाएगा 1, एनीथिंग रेज टू 0 वापस से हो गया 1, और यहाँ पे बचा है 95/100 रेज टू 10 प्लस 10c1 आपको मिल जाएगा 10, 5/100 एज इट इज लिख देते, एंड देन वी गॉट 95/100 रेज टू 9. सो ये 95/100 को हम लोग 19/20 लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड वाले टर्म में वी कैन हैव 5 20s are 100, तो ये हो गया 10 into 19/20 रेज टू 9, और एक 20 यहाँ पे है. अब ये चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हो, और एल्स टेक्स्ट बुक के आंसर को जस्ट मैच करने के लिए व्हाट विल डू इज विल टेक 19 रेज टू 9 कॉमन, और डिनोमिनेटर में वी विल टेक 20 रेज टू 10 कॉमन. सो पहले वाले में क्या बचा हुआ है, अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो एक एक्स्ट्रा 19 बच गया, और सेकेंड वाले टर्म में 10 बच गया हुआ. सो ये क्या हो गया 29 इंटू 19 रेज टू 9 बाई 20 रेज टू 10, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spade, only 3 are spade, none is spade. 5 cards draw किया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स परफॉर्म किया हुआ है, विथ रिप्लेसमेंट है, यानी पहला कार्ड ड्रॉ करके वापस से रख दिया, फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ किया. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा स्पेड फाइंड करने के लिए. टोटल कार्ड्स है 52 और स्पेड उसमें होते हैं 13, तो ये आ जाएगा 1/4, और Q का वैल्यू हो जाएगा 3/4. 1 माइनस P करोगे तो आपको 3/4 आ जाएगा. नाउ फर्स्ट वाले में वी आर सपोज टू फाइंड कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है which is defining the number of spades that we have got. फर्स्ट वाले केस में दे आर आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी के सारे स्पेड्स है, यानी x इक्वल टू 5 है. ये हो जाएगा 5c5 p रेज टू 5 एंड 3/4 रेज टू 5 माइनस 5 मतलब 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी 5c5 विल गिव यू 1, एंड फाइनली अपने पास आंसर बचा 4 रेज टू 5. 3 रेज टू 4 भी क्या हो जाने वाला 0 हो जाने वाला. 4 रेज टू 5 इज 1024. सेकेंड केस में नंबर ऑफ स्पेड्स आर 3, यानी स्मॉल x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, ये क्या है ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. सो दिस टाइम इट विल बी 5c3 1/4 विच इज p रेज टू x मतलब 3 आ जाएगा, और q विच इज 3/4 रेज टू n माइनस x मतलब 5 माइनस 3 विच इज 2. Now 5c3 आप सॉल्व करोगे by using this formula n factorial upon x factorial n minus x factorial, तो आपको आंसर आ जाएगा 10, और यहाँ पे अपने पास बचा है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 रेज टू 3 है, 4 रेज टू 2 है, यानी 4 रेज टू 5 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर इज 9 और 10 90 हो गया, और 4 रेज टू 5 इज 1024. दिस इज द आंसर. थर्ड वाला, यहाँ पे लोग ने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नन ऑफ देम इज स्पेड, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0. सो वी गॉट 5c0 p रेज टू 0 एंड q रेज टू 5 माइनस 0 इज 5. नाउ 5c0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो बचा क्या हमारे पास 3 रेज टू 5 अपॉन 4 रेज टू 5. 3 रेज टू 5 आप फाइंड करोगे तो 243 हो जाएगा, एंड 4 रेज टू 5 इज 1024. Hope you understood this. Next हम देख लेते हैं. Find the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days is 0.05. तो ये जो probability है ये fuse होने की है. Find the probability that out of 5 such bulbs, ठीक है, तो कितने bulbs हम लोग टेस्ट कर रहे हैं 5. Number of trials हो गए 5. They are asking कि what is the probability that out of 5 bulbs, पहले वाले केस में none of them will fuse, ठीक है, तो fuse का probability है 0.05, q is 1 minus 0.05 which is 0.95. तो पहले वाले केस में random variable x which will denote कि कितने bulb fuse हो गए after 150 days. फर्स्ट केस में none है, यानी x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 0. So once again using this formula ncx p raised to x q raised to n minus x. So important point is to define these three things. अगर आपने ये तीन चीज डिफाइन कर लिया क्लियरली,
and then if you have understood कि x की value क्या लेनी है random variable की in a particular case, then your sum is easy. So we got phi c0 p raised to 0 and q raised to phi minus 0 is 5. phi c0 भी 1 हो जाएगा, 0.05 raised to 0 is 1 हो जाएगा. तो finally we got the answer as 0.95 raised to 5. ये first case हो गया. Second case में they are saying find the probability that कि not more than one bulb is fusing. यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है, max to max 1, उससे ज्यादा नहीं. यानी x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1 भी हो सकती है. यानी 0 बल्ब भी फ्यूज हो सकते हैं और 1 भी, उससे ज्यादा फ्यूज नहीं हो सकते. उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. तो यहाँ पे ये दो केसेस है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. पहले वाले की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, 0.95 रेज टू 5, उसको एज इट इज रखते हैं. सेकेंड वाले केस में इट विल बी 5c1 0.05 रेज टू 1 एंड 0.95 रेज टू n minus x, मतलब 5 minus 1 आ जाएगा 4. So this is 0.95 raised to 5 plus 5c1 हमें आ जाएगा 5 into ये है 0.05 और ये है 0.95 raised to 4. अब हम क्या कर सकते हैं, 0.95 raised to 4 दोनों में से कॉमन ले लेते. तो पहले वाले टर्म में तो raised to 5 था, तो एक 0.95 बच गया. और सेकेंड वाले में this 5 into 0.05 will give you 0.25. So finally we got the answer for probability of x taking maximum value to be equal to 1 as 1.2 into 0.95 raised to 4. थर्ड वाला केस देख लेते. थर्ड वाले केस में उन लोग ने बोला है कि there will be at least one bulb that will be fusing. यानी x की वैल्यू कम से कम 1 होगी या तो उससे ज्यादा ही होने वाली है. So x will be greater than or equal to 1. कम से कम, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक फ्यूज होगा. अब कम से कम एक मतलब 2 भी फ्यूज हो सकता है, 1 भी फ्यूज हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या तो 5 के 5 फ्यूज हो सकते हैं. अब सारे इंडिविजुअल आप फाइंड करने जाओगे तो वापस से प्रॉब्लम होगा, वापस से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का एडिशन होता है 1. So this will be equal to 1 minus probability x का वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है और तो कुछ है नहीं. एंड हमने फर्स्ट वाले केस में ऑलरेडी probability of x equal to 0 फाइंड किया हुआ है. So we will put it over here 0.95 raised to 5. This is the answer. I hope you all understood this. Next हम देख लेते हैं. A bag consists of 10 balls each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 balls are drawn successively, यानी आपने ये एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, 4 बार, विथ रिप्लेसमेंट, यानी बॉल निकाला, नंबर देखा, वापस अंदर रख दिया. सेकेंड बॉल निकाला रैंडमली, नंबर देखा, वापस से अंदर रख दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ डिजिट 0? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा. अब टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, 10. अब हमें फाइंड करना है वो वाले बॉल्स जिनके ऊपर 0 मार्क किया हुआ है. 10 बॉल है, हर एक के ऊपर एक एक नंबर है, 0 1 2 से लेके 9 तक. सो देयर इज ओनली 1 बॉल आउट ऑफ 10 जिसके ऊपर 0 मार्किंग है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपना हो सकता है 0.1 और Q विच इज 1 माइनस P, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9. नाउ दे वांट कि एक भी बॉल 0 मार्किंग वाला नहीं है, यानी रैंडम वेरिएबल x जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है the number of balls that we got with marking 0 is 0, with digit 0 is 0. तो यहाँ पे we will be using this formula ncx p raised to x q raised to n minus x. n हमें पता है 4 है, x का वैल्यू is 0, p we got as 0.1, raised to x मतलब 0, 0.9 raised to n minus x मतलब 4 minus 0 is 4. Now ये 4c0 भी 1 हो जाएगा, 0.1 raised to 0 भी 1 हो जाएगा. So we are left with 0.9 raised to 4. I hope you all understood this. Next वाला part will be continuing in the next lecture.
Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.